चाय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे ऑपरेशन सिंधु से। जिस तरह की जंग ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी हुई है, उसकी तस्वीरें देखकर यकीनन लोगों का दिल बैठा जा रहा है। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जिनके अपने इस वक्त ईरान में फंसे हैं, क्योंकि ईरान पर मिसाइलें बरस रही हैं, बम गिर रहे हैं और इसमें उन भारतीयों को लेकर चिंता बनी हुई है जो कि इस वक्त ईरान में है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, जिसके तहत आज 110 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करके भारत लाया गया है। यही नहीं, बचे हुए भारतीयों को भी लाने की तैयारी है। इन छात्रों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। आज सुबह करीब 3:30 बजे इन छात्रों को लेकर भारत का विमान दिल्ली पहुंच गया। भारत वापस आकर इन छात्रों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये गहमा गहमी उस फ्लाइट के भारत की सरजमी पर लैंड करने के बाद की है, जिससे ईरान में फंसे छात्र छात्राओं का पहला जत्था स्वदेश वापस लौट आया है। ईरान में बने जंग के माहौल से सलामत निकलकर अपने घर वापस लौटने का सुकून इनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। इन स्टूडेंट्स ने ईरान के उथल पुथल भरे माहौल से सकुशल वापसी के बाद बड़ी चैन और राहत की सांस ली है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल। जो पहली चीज़ हमारे दिल से निकल रही है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि हम आ गए हैं वापस, क्योंकि जो 10 सिचुएशंस और वर्स्ट सिचुएशन से हम वहाँ से निकले हैं, इट फील लाइक इमेंसली ग्रेटफुल हम यहाँ पे आए हैं। बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इनमें ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं। इस अभियान की पहली कड़ी में 110 भारतीय छात्रों को उत्तरी ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें आर्मेनिया की सीमा पार करवाई गई और फिर सुरक्षित भारत लाने का इंतजाम किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकार के नुमाइंदे के रूप में खुद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने छात्रों का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कई स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव साझा किए और ईरान से वापसी के कठिन सफर के बारे में बताया। सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला, एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे, तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि आप हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मेनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मेनियन बॉर्डर से हमें आर्मेनिया के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने से बीते कई दिनों से ईरान में हालात खराब हो गए हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास ने 15 जून को एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों और भारतवंशियों से अपील की थी कि वो गैर जरूरी यात्रा करने से बचें, सतर्क रहें और दूतावास के संपर्क में रहें। इसके बाद बुधवार से वहां फंसे छात्रों को निकालने और भारत लाने की तैयारी की गई। इस कड़ी में जिन स्टूडेंट्स की वापसी हो चुकी है वो खुश हैं, लेकिन पढ़ाई में बाधा आने से उन्हें कुछ मायूसी भी है। हालांकि भरोसा है कि जल्दी ही हालात सामान्य होंगे और वो फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ईरान जा सकेंगे। खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे, दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था, तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। वापस जाना चाहेंगे ईरान, अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है, पढ़ाई कंटिन्यू। तो जंग देख के डर नहीं लग रहा? तो अब गॉड से ही प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक पीसफुल हो जाए, तो हम भी अपनी जर्नी खत्म करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये ईरान से लौटा एक भारतीय विद्यार्थी थे जो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और साफ तौर पर
ईरान से वो अभी लौटे हैं मिशन सिंधु के ज़रिए। जो 110 विद्यार्थी हैं, ख़ासतौर पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे, उनको जो है वतन वापसी के लिए यहाँ बुलाया गया। और ज़्यादातर जो विद्यार्थियों के हाथ में हमने भारत का झंडा देखा। सरकार का तो शुक्रिया कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक अरमा अभी भी उनके मन में है कि वो फिर ईरान लौट सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। कहते हैं जान है तो जहान है, लिहाजा जंग का मैदान बने ईरान में फंसे जो छात्र भारत लौट चुके हैं, वो ऊपर वाले के साथ साथ भारत सरकार का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। वहीं सरकार भी काफी तत्परता से ईरान में बचे हुए भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने में जुटी हुई है। सरकार का कहना है कि ईरान से वापसी में खतरे की कोई बात नहीं है। भारतीयों को सुरक्षित एयरस्पेस से होकर स्वदेश लाया जा रहा है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। भारत सरकार ने ईरान में रह रहे सभी भारतीयों को भारतीय दूतावास के इमरजेंसी हेल्पलाइन से जुड़े रहने की सलाह दी है। साथ ही नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे मदद ली जा सकती है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आर्मेनिया से दिल्ली पहुंचे छात्रों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का धन्यवाद जताया है और साथ ही ईरान और इजराइल के मौजूदा हालात को भी बयां किया। सुनिए आप भी। जो है आर्मेनिया बॉर्डर है, क्या पता वहाँ पे कुछ हो जाए, लेकिन इंडिया ने बहुत हमारा ख्याल रखा, हमें अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ अच्छे से था, होटल सब बहुत अच्छा था। आर्मेनिया के अंदर एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की और दे हेल्प अस आउट वेरी मच एंड हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हमारे पासपोर्ट सबको अच्छे से चेक किया और जो है हमारी फ़्लाइट का इंतज़ाम कराया और हमें सेफली यहाँ लेकर आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहाँ बहुत डरे हुए थे उर्मिया के अंदर कि जैसे हम देख रहे थे न्यूज़ में भी वहाँ पे, और पास में ड्रोन्स गिरे, बहुत जो है इंजर्ड भी हो लोग, और बिल्डिंग्स में ड्रोन गिरे हुए थे। हम डरे हुए थे बहुत, लेकिन जैसे ही टाइम से पहले हमें जो है ना इंडिया ने निकाला, हमें टाइम से पहले हमें शील्ड बनकर हमें जो है निकाला। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमें निकालने में। आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमान नज़र, मैं सुल्तानपुरी का रहने वाला हूँ। हमारा हॉस्पिटल है नज़र चैरिटेबल हॉस्पिटल सुल्तानपुरी में। मैं MBBS के स्टूडेंट हूँ। यस। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप इवैक्यूएट होके आए हैं, वतन वापसी हुई है आपकी, क्या मंजर था वहाँ पर? पहले तो आप ये बताइए कि जंग का मंजर क्या है ईरान में? जंग का मंजर तो बहुत खतरनाक है वहाँ पे। अगर दिन ब दिन देखे जाए तो सिचुएशन जो है बहुत ही खतरनाक हो रही है। यहाँ से ईरान भी मिसाइल डाल रहा है, वहाँ से इजराइल भी मिसाइल, तो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी, दे इवैक्यूएटेड अस रियली क्विक। In 2-3 days we are in here India. I am very happy. कैसा रहा आपका जो इवैक्यूएशन था वहाँ पे? बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छे से निकाला गया वहाँ से। एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। किस शहर में थी यहाँ पर? उर्मिया। क्या कोर्स कर रही हैं आप वहाँ पर? MBBS। अभी मेरा 2nd ईयर है। अभी आपका कैसे रहा जो जर्नी का रूट था? हाँ, बहुत अच्छा था और एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरा नाम नरजिस है और हमें बाय बस वहाँ से फिर आर्मेनिया लेके जाया गया, फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए। ईरान में क्या हालात है जब आप वहाँ थे? कैसे हालात थे? उर्मिया में तो इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बट तेहरान वगैरह में ज़्यादा है। अभी वहाँ के बच्चों को लाया जा रहा है। और भी हैं? हाँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ से ला रहे हैं। और जो आम वहाँ इंडियंस जाते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं? हाँ, वहाँ पे कुंभ में, मशहद में रहते हैं। वो लोग का अभी तो हमें आइडिया नहीं है, बट हम सेफ है। मेरे साथ कुछ छात्र थे जो अभी जिन्होंने अपने देश भारत में कदम रखा है। देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, जिस बीच हज़ारों ही भारतीय विद्यार्थी जो खास कर मेडिकल की शिक्षा के लिए ईरान जाते हैं, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, उनको निकालने की ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। उसी को देखते हुए जो पहला एक बैच था विद्यार्थियों का, 110 विद्यार्थियों का, वो भारत लौट आया है और उनके माँ बाप भी आए हैं उनको लेने के लिए, उनके रिश्तेदार भी आए हैं उनको लेने के लिए, और साफ तौर पर उनके चेहरे पर खुशी भी दिख रही है। आप भी किसी को लेने आई हैं? मैम, बेटा है मेरा। बेटा है। आप आ गए? बेटा अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। आपके कहीं ना कहीं फिक्र तो दिख रहा है चेहरे पे। क्या कहना चाहेंगे? पर लौट तो आए हैं वो।
हाँ लोड तो आया, लेकिन अभी तक सब बच्चे आ गए, वो नहीं आया, तो दिमाग में टेंशन हो रही है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि एक माँ जो है अपने बच्चे का इंतजार कर रही, कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी शुक्रिया कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी का भी शुक्रिया कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय का भी वो शुक्रिया कर रहे हैं कि जो उनको सुकुशल भारत लौटने में मदद की गई। भाईजान आपका नाम, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम है यासिर गफार, मैं कश्मीर से हूँ। कैसा था मंजर सर वहाँ ईरान में जब जंग का जो माहौल बना हुआ? मंजर तो थोड़ा खतरनाक ही था, बट 2 दिन पहले ठीक ही, उतना नहीं था। अभी बहुत खतरनाक है। इवैक्यूएशन थोड़ा मुश्किल है। 2 दिन पहले हमें इवैक्यूएट किया गया, तब ठीक ही था। अभी थोड़ा सा मुश्किल है। क्या रहा आपका रूट, जो इवैक्यूएशन का रूट रहा? कैसे आपको इवैक्यूएट किया गया? कैसे एम्बेसी ने हमें ईरान वेस्ट अज़रबैजान से इवैक्यूएट किया गया और हम चले गए वहाँ से आर्मीनिया से हमें यहाँ आर्मीनिया में हम एक रात रह गए। हाँ, रात होटल में रह गए, फिर उसके बाद हमें दिल्ली पहुँचाया। हाँ, तो कोई मंजर आप वहाँ जो भूल ना पाए हो, चाहे वो इवैक्यूएशन का थोड़ा वो साउंड मिसाइल अटैक्स, लाइटनिंग लाइक दिस, वो हमने देखा और कुछ ज़्यादा नहीं। सब सेफ है इवैक्यूएशन? जो अभी आगे जो बच्चे भी आए? हाँ, इवैक्यूएशन बहुत ही अच्छा हुआ। इंटरनेट कैसे थे? घर वालों से आप बातचीत कर पाए? इंटरनेट वहाँ पे बंद है, बट बीच में व्हाट्सएप थोड़ा सा मैसेज होती है और कुछ नहीं खास। घर वालों से बातचीत? हाँ, थोड़ी हुई। क्या कहना चाहेंगे कुछ और? बस आई एम सो थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, जैसे हमें इवैक्यूएट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी एम्बेसडर हमारे साथ था, एक का नाम था पांडे सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइट। और चलिए अब बात उस युद्ध की जिसकी तस्वीरें आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में ताज़ा हैं। कारगिल का जिक्र होते ही 1999 में हुई जंग की तस्वीरें आंखों में तैरने लगती हैं। इस जंग से जुड़े बहादुरी के कई ऐसे किस्से हैं जो आज की पीढ़ी को सुनाए और बताए जाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक है तोलोलिंग विजय। यहाँ सेना ऑपरेशन विजय की वर्षगांठ मना रही है और इस विजय के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेना के एक दल ने तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत 37 जवान तोलोलिंग चोटी पर पहुंचे और 1999 की जंग में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाजों को याद किया। तोलोलिंग की चोटी पर गूंजा भारत मां का जयकारा। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंची तोलोलिंग की चोटी पर जवानों ने फिर लहराया तिरंगा। ये अभियान सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन ने चलाया। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक से इस अभियान का आगाज हुआ। 26 साल पहले भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को पटकनी देकर एक इतिहास रचा था। ये युद्ध जून के महीने में ही 26 साल पहले लड़ा गया था और दुनिया और देश की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर। इस जंग की शुरुआत तोलोलिंग पहाड़ी से हुई थी। उसी तोलोलिंग पहाड़ी पर उन 37 सेना के यूनिट्स के जो नए जवान और अग्निवीर है, उन्होंने उन शहीदों को नमन करने के लिए और याद करने के लिए तोलोलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया और करगिल वार मेमोरियल से तोलोलिंग की उस चोटी पर पहुंचे और वहां पर तिरंगा फहराया जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 26 साल पहले कब्जा जमाया था। इस दल में सेना के 37 जवान शामिल रहे जो बर्फ से लदी चोटी और कुदरत से मिलती चुनौती के बावजूद तोलोलिंग की तरफ बढ़ते रहे। इन्होंने हर चुनौती को पार कर अपना सफर पूरा किया। इस अभियान के जरिए 1999 के कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। ये वही रास्ता है जो आज से 26 साल पहले रात के अंधेरे में हमारे फौजी भाई यहाँ से तोलोलिंग के लिए पड़ाव दिया उन्होंने। तो अभी तो दिन है, दिखाई देते हैं कहाँ क्या है, पर उस वक़्त स्थिति ये थी, रात थी, अंधेरे थी और साथ ही वो जो तोलोलिंग है आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से फायरिंग भी हो रहे थे। यह अभियान महज पहाड़ की चोटी को फतेह करना मात्र नहीं है, बल्कि युवाओं को साहस और बलिदान की कहानियां बताने का जरिया भी है।
कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वहां के लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई है। इसकी वजह है पहलगाम हमले के बाद बंद पड़े पर्यटन स्थलों का खुलना। करीब 16 पर्यटन स्थलों के फिर से खुलने के बाद अब यहां एक बार फिर से सैलानियों की चहल पहल दिखाई पड़ने लगी है। खूबसूरत वादी, दर्शनीय गार्डन, झूले, खेलकूद, मौज मस्ती। जम्मू कश्मीर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उसी पहलगाम की हैं, जहां हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर से पर्यटक दूर हो गए थे। अप्रैल में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद पड़े थे, जिनमें से 16 फिर से खोल दिए गए हैं। उन्हीं में से एक है बेताब वैली, जहां अच्छी खासी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं और यहां की खूबसूरत वादी का दीदार करते हुए मौज मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बेताब वैली जो पहलगाम का एक खूबसूरत इलाका है, मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर मुकामी व गैर मुकामी टूरिस्ट की एक अच्छी तादाद इस वक्त देखने को मिल रही है। टूरिस्ट का ये कहना है कि ये इलाका सेफ है और यहाँ पर कोई डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा है। पर्यटक भी पहलगाम आकर बेहद खुश दिख रहे हैं। अभी इस टाइम पे कश्मीर में सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जैसे हम रास्ते में भी आ रहे थे, हमें बहुत जगह पे आर्म फोर्सेस दिखे थे, सब लोग खड़े हुए हैं और हम अभी पहलगाम से ही आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे अटैक हुआ था उधर उस जगह से, तो वहाँ पे भी काफी अच्छी सिक्योरिटी है और काफी लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल है वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, बहुत सुंदर है और ऐसा कोई दहशत का माहौल नहीं है, काफी सेफ फील हो रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आना सब शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर से खोले गए 16 पर्यटन स्थलों में से 8 जम्मू के हैं तो 8 कश्मीर के हैं। जम्मू में फिर से खुले पर्यटन स्थल में से एक ये देवी पिंडी है। यहाँ भी अब अच्छी खासी संख्या में पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक माता वैष्णो देवी के दर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ घूमने और स्नान का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। देवी पिंडी मंदिर रियासी जिले की पहाड़ियों में स्थित मंदिर है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी साल के 9 महीने यहीं वास करती हैं। इस मंदिर के रास्ते पर प्राकृतिक जल स्रोत के साथ ही स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं, जहां पर्यटक नहाने का भी लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर का बादामवाड़ी गार्डन भी एक बार फिर खुल चुका है। यहाँ भी अब पर्यटकों को आना शुरू हो चुका है। एक्चुअली में हम लोगों ने, मैं, मम्मा और हैदर ने पहले प्लान किया था जस्ट बिफोर द अटैक कि कश्मीर चलेंगे, क्योंकि हमेशा से सुनते थे कश्मीर इज द पैराडाइज ऑन अर्थ, इट्स द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सो और जैसे हम लोगों ने प्लान किया, टिकट्स देखनी स्टार्ट करी, अटैक हो गया। वी वर सो वरीड कि अब क्या करें, बट आफ्टर दैट वी फेल्ट लाइक वी शुड गो। यहाँ बहुत अच्छा लगा कश्मीर में, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड नेचर हैं, बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करते हैं और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से आए, घूमे फिरें, बहुत अच्छे से रहें। हालांकि अभी यहाँ पर्यटकों की तादाद ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी अब पहले की तरह ही चहल पहल नजर आएगी। नगर में जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बादामवाड़ी जो यहाँ का बहुत फेमस गार्डन है, आलमंड ब्लूम के लिए जाना जाता है। बादाम जब फूल खिलते हैं तो उस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल और पर्यटक यहाँ पे आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये पार्क भी जो बंद हुआ था लेकिन अब खुल गया है और यहाँ दोबारा जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जिसमें खासकर कुछ फोटोग्राफर्स हैं या फिर जो कश्मीरी ट्रेडिशनल फेरन यहाँ कोई पर्यटक आता है, ये पहनता है और फिर इसमें फोटोग्राफ उठाता है, तो ये लोग जो हैं यहाँ वापस आ गए हैं। उम्मीद यही है कि अब जब ये खबर बाहर जाएगी कि दोबारा ये जो पार्क्स, गार्डन्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स खोल दिए गए हैं, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पर्यटक कश्मीर की तरफ आएंगे। खुश हैं कि कम से कम खुल गया दोबारा, उम्मीद है कि वापस टूरिस्ट आएंगे। हाँ, हम खुश हैं क्योंकि टूरिस्ट आना चाहिए, यहाँ हम वेलकम करते हैं टूरिस्ट, वेलकम करते हैं। तो कुछ लग रहा है, कुछ आ रहे हैं लोग? थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, तो आज फर्स्ट डे है तो आ रहे हैं। और पहला कदम है जहाँ ये पार्क्स जो हैं खुले हैं, चाहे बेताब वैली पहलगाम की बात करें, जो बहुत फेमस एक पहलगाम की डेस्टिनेशन है, वो भी बंद थी, वो खोल दी गई है। पहलगाम के पार्क्स हैं। वहीं अगर आप मुगल गार्डन्स की बात करें तो बहुत खूबसूरत अच्छाबल, वेरीनाग, कोकरनाग जैसे जो गार्डन्स हैं दक्षिणी कश्मीर के, वो भी खुल गए हैं।
LG मनोज सिन्हा के निर्देश पर फिर से खोले गए इन पर्यटन स्थलों से अब जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलने की उम्मीद है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। पहलगाम से आरिफ बलोच, रियासी से गौरव पराशर और श्रीनगर से मीर फरीद की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में दोबारा खोले गए पर्यटन स्थलों में जम्मू का देवी पिंडी भी शामिल है, जहां एक बार फिर से श्रद्धालु देवी पिंडी दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ ट्रैकिंग करके श्रद्धालु देवी पिंडी के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर रियासी जिले की पहाड़ियों में बना है, जिसे मां वैष्णो देवी का ही एक स्वरूप माना गया है। मान्यता के मुताबिक मां के 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पिंडी के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को जो है वो बंद कर दिया गया था, जिनमें से 16 पर्यटक स्थल एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, जिनमें से एक देवी पिंडी पर्यटक स्थल है। देख सकते हैं दूर दूर से जो है वो श्रद्धालु जो है वो माथा टेकने के लिए देवी पिंडी आ रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देवी पिंडी नाम सुना हुआ था, पर्यटक स्थल बंद था, परेशानी होती होगी, पहले भी आए? पहले भी हम एक बार यहाँ तक आए, लेकिन इतना ऊपर नहीं आए थे। लेकिन ये है कि यहाँ पे बस इम्पोर्टेंस है कि रोड यहाँ पे डेवलप हो जाए बस अच्छे से। अदरवाइज तो ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ही पुराना माना जाता है। वैष्णो देवी से भी बहुत पुराना है ये। यहाँ पे 9 महीने तक कहते हैं कि देवी यहाँ पर पहले रह चुकी हैं, तपस्या करती हैं, और उसके बाद 3 महीने साल के ये जाती हैं वैष्णो देवी कटरा में, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। तो ये उनसे भी पुराना तीर्थ स्थल है, बट इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया और हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेंस के लिए आए हैं। मैं तो चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों को यहाँ आना चाहिए। हमारे जम्मू की ब्यूटी, वन ऑफ द ब्यूटी में से एक है। पर्यटक स्थलों को खोलने के बाद एक बार फिर जो है वो पर्यटकों के दिलों में एक खुशी का उत्साह भरा जो माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस समय हम देवी पिंडी के मुख्य द्वार पे हैं, यहीं से जो है देवी पिंडी की यात्रा शुरू होती है। देखिए, एआई की बात हम कर रहे हैं तो अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा परफेक्ट यूज दिखाते हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन उन लोगों को उम्मीद की किरण जरूर मिल जाएगी जिनके अपने खास तौर से बुजुर्ग गुमशुदा हैं। कई कोशिशों के बाद भी आज तक उनकी कोई खोज खबर मिली नहीं है। तो मुंबई में एआई और दूसरी तकनीकों के जरिए ऐसे खोए बुजुर्गों को उनके अपनों से मिलाने की कवायद हो रही है। चलिए बगैर देर किए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुंबई से सटे ठाणे के स्मिथ शेल्टर अनाथ आश्रम में रहने वाले ये वो बुजुर्ग हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं, जो अपनों से बिछड़ गए हैं। उम्र के ढलते पड़ाव में जहां उन्हें अपने बच्चों नाती पोतों के बीच बाकी जिंदगी गुजारनी थी, वो आज किसी कारणवश घर से कहीं दूर चले आए हैं। इन्हें इस हालात से निकालने के लिए ही मिलाप सेतु नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक से भरपूर है। मिलाप सेतु नाम से एक बहुत बड़ा काम इस समय मुंबई के ठाणे जिले में हो रहा है। उन बुजुर्ग लोगों को जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं, उन्हें उनके घर वालों से मिलाने का काम हो रहा है। दरअसल मिलाप सेतु एक एआई सेतु है जो फेस रिकग्निशन से लापता लोगों को उनके प्रियजनों से मिलाने का काम करता है। सो इस नेक काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रेडलन एआई फाउंडेशन, प्रोजेक्ट चेतना और स्मिथ ओल्ड एज होम एंड केयर फाउंडेशन ने हाथ मिलाया और इन बुजुर्गों को उनके परिवारजनों से मिलाने का बीड़ा उठाया है। खुशी हो रही है क्योंकि हम पहले ना बहुत भागते थे, यहाँ पुलिस स्टेशन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, रेलवे में जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, ढूंढो, मतलब ढूंढते हम परेशान हो जाते थे और टिल एंड तक, मतलब टिल डेथ तक कोई नहीं आता था उनको देखने के लिए। अब खुशी हो रही है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सारा प्रूफ अपने साथ है और उनको जल्दी से जल्दी अपना घर मिलेगा, अपना परिवार मिलेगा। बहुत खुशी की बात है, फीलिंग सो ब्लेस। लेकिन एआई और तकनीक के सहारे इन बुजुर्गों का उनके परिवार से आखिर मिलाप कैसे मुमकिन होगा? यहाँ पे आज हम ये देखे हैं कि जब कोई मिसिंग बंदा योजना जी के पास जो आश्रम में है, उनका हमने जब डेटा फीड किया है, वो कहाँ पर है, उनका अभी जो करंट फोटो है उनके साथ, अगर बाय चांस उनकी फैमिली कोई ढूंढना चाहती है, इस वेबसाइट पे आ करके, मिलाप सेतु प्रोजेक्ट चेतना पे आ करके उनका फोटो अपलोड करके फेस मैच के थ्रू, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू फीचर्स मैच होंगे फेस पे, और उस तरह से वो फेस मैच होगा और उसकी फैमिली को वो वापस मिलेगा। स्मिथ ओल्ड एज होम 126 बुजुर्गों को आसरा दिए है
अपनों से दूर हो चुके ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मजबूती के लिए ऐसी संस्था की बेहद जरूरत है। कोई ब्रिज के नीचे मिला, कोई रेलवे मिसिंग में मिला, कोई है कोर्ट से मिला, कोई है बड़े बड़े अस्पताल में छोड़ के गए हैं, ऐसे लोग हैं। मेंटल हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं लेकिन घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे लोग भी हैं अपने पास। तो इनका केयर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इनको जीने का तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन लोगों को हम लोग यहाँ लाते हैं, खिलाना पिलाने से लेके दवाइयाँ, फैमिली एटमॉस्फेयर से लेके टिल डेथ सेरेमनी, हर एक चीज़ इनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जाहिर अपने जज्बातों को ये बुजुर्ग सही तरह से रख भी नहीं पा रहे। ऐसे में इनकी सेवा करने वाला NGO प्रोजेक्ट चेतना इस मिलाप सेतु से इन बुजुर्गों की तस्वीर खींचकर और उनकी तमाम डिटेल सेव कर रहा है ताकि भविष्य में लगभग अपनी सुध-बुध खोए ये बुजुर्ग अपने परिवार से मिल पाएं। सभी बुजुर्ग हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन मैं चाह रहा था इनसे बातचीत करना, कोशिश भी की बट नहीं हो पाई है। कोई सड़कों से मिलता है, कोई हॉस्पिटल से मिल रहा है, कोई रेलवे स्टेशन के आसपास मिल रहा है। सभी अपने परिवार से बिछड़े हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई कहाँ से आए हैं। आज जहां हर साल भारत में 1 लाख से ज्यादा बुजुर्ग गुमशुदा हो जाते हैं, अपनों से बिछुड़ जाते हैं, कई अनाथ आश्रम में गुजर बसर करते हैं तो कई तो सड़कों पर लावारिस घूमते रहते हैं। अभी तक जहां इन गुमशुदाओं की खोजबीन के लिए पुलिस और तमाम NGO के चक्कर लगाते लगाते ज्यादातर नाकामी ही हाथ लगती थी, वहीं अब AI तकनीक के सहारे मिलाप सेतु जैसी निस्वार्थ सेवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल की सार्थक मिसाल है। ऑपरेशन मिलाप सेतु एक बहुत बड़ा काम है। इन बुजुर्गों को, इन प्यारे सज्जनों को, इन प्यारे शहरों को उनके परिवार से मिलवाने का, इससे भला बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है, क्योंकि वाकई में परिवार से मिलने के बाद एक जो प्रसन्नता चेहरे पर आती है वो कहीं ना कहीं देखने लायक बनती है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है मिलाप सेतु और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ उस पहले बुजुर्ग के नाम को जानने का जो अपने परिवार से इस ऐप के जरिए मिल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। और अब एक ऐसी खबर जो किसी खुशखबरी से कम नहीं। दरअसल वाराणसी की लोकप्रिय और लंका क्षेत्र में रविदास गेट के सामने चाची कचौड़ी की दुकान एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसके बाद से उन सभी स्वाद के शौकीनों में खुशी की लहर है जो चाची की कचौड़ी के स्वाद के मुरीद। बता दें कि 2 दिन पहले सड़क चौड़ीकरण को लेकर चाची कचौड़ी की दुकान समेत पहलवान लस्सी और कुल 35 दुकानें जमींदोज कर दी गई थी क्योंकि 6 लेन सड़क बननी थी। चाची कचौड़ी की दुकान के टूट जाने से उनके चाहने वाले काफ़ी मायूस थे, लेकिन अब एक बार फिर से ठीक पुरानी दुकान यानी कि मलबे के सामने चाची कचौड़ी की दुकान खुल गई है। ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि लगभग 110 साल पुरानी बनारस की चाची की कचौड़ी की दुकान न केवल जो बनारस बल्कि यूँ कहें विश्व प्रसिद्ध है, एक बार फिर से खुल गई है क्योंकि 17 तारीख की देर रात PWD की तरफ से रोड चौड़ीकरण के तहत उनकी दुकान को तोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ से 6 लेन भेलूपुर चौराहे तक बनाया जाना है, जिसके तहत ये दुकान और साथ ही साथ पहलवान लस्सी की दुकान को भी जमींदोज कर दिया गया। कुल 35 दुकानें जो रामलीला मैदान में थी उनको हटा दिया गया। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि एक बार फिर चाची की कचौड़ी की दुकान सज गई है और तमाम कचौड़ी के स्वाद को पसंद करने वाले, उनके स्वाद को सराहने वाले लोग एक बार फिर से इस कचौड़ी के स्वाद को ले पा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक विरासत के तौर पे इस दुकान को देखा जाता रहा और माना जा रहा था कि जब इस पे बुलडोजर चल रहा था तो लोग बहुत दुखी थे, लेकिन एक बार फिर से ये दुकान शुरू हो गई है। नहीं कि ये बनारस में डॉक्टर मेहता, मैं यहाँ लगभग 50 साल हो गए मेरे को, जब से मैं आया हूँ इनको देखते आ रहा हूँ। हाँ, ये जगत चाची थी और ये चाची थी। हाँ, इनका सुनने में आता है, जो मैंने सुना था कि शायद ये दही वगैरह लेके बेचा करती थी इसी सड़क पे और वहाँ से लेकर के इनको ये जगह आवंटित हुई मान जी द्वारा, और तब से लेके आज तक जो इन्होंने इस दुकान को चलाया है वो आज मेरे ख्याल से बनारस ही नहीं, इट इज़ थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। द वर्ल्ड नोज ऑफ चाची कचौड़ी जलेबी वाली। चूँकि हम लोग जो है यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और छात्र जीवन में भी जब बच्चे थे तब भी चाची की जलेबी और चाची की कचौड़ी खाने के लिए विश्वविद्यालय से निकलकर हम लोग यहाँ आया करते थे। तो जो दुकान थी देख सकते हैं कि वो बोर्ड अभी भी वहाँ लगा है जिस पे लिखा है प्रसिद्ध चाची की दुकान, और 1915 की ये दुकान है।
और तभी से लेकर लगातार ये संचालित होती चली आ रही है। लेकिन जो कार्रवाई हुई बीते 2 दिनों में, उससे न केवल दुकानदार बल्कि क्षेत्रीय लोग और चाची की कचौड़ी का स्वाद चखने वाले न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैले जो लोग हैं वे भी दुखित हैं। लेकिन अब एक आस जगी है कि वो एक बार फिर से आपकी दुकान का स्वाद चख पाएंगे। क्या लग रहा है, जो पहले कारखाना था वहीं पे आप लोग किसी तरह सब कुछ मैनेज करके अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, पहले जहाँ कारखाना था वहीं पर मैनेज करके कचौड़ी की दुकान आज से खुल गई है। जहाँ पहले पुरानी दुकान थी उसके ठीक सामने पहले कारखाना था, अब इसमें हम लोग शिफ्ट हो गए, आज से चालू हो गया है। और आइए बनारस आइए तो चाची की दुकान ज़रूर आइए। चाची की दुकान 110 साल पुरानी ये भी है और यहाँ स्वाद के लिए जाना जाता है, इतिहास है चाची का। हम तो मोदी जी से और योगी जी से यही कहते हैं कि भाई एक आध दुकान हम लोग को मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो 40 दुकानें थीं। तो जो निराशा थी, दुख था, लोगों में गुस्सा था कि विरासत की बुनियाद पर विकास की नींव रखी जा रही है, उन लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि वे सभी लोग जो चाची की कचौड़ी के स्वाद से वाकिफ़ थे, अब उनकी नई दुकान जो ठीक मलबे के सामने है वहां पर आके इस स्वाद का लुत्फ़ उठा सकते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। अब एक जानकारी देते हैं देश के शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई। तो करीब 50% भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार आया है। इनमें यूएस, चीन और यूके के बाद सबसे ज्यादा भारत की यूनिवर्सिटी है। ये एक अच्छी खबर है। इस बार रैंकिंग में भारत की 8 नई यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं। रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार नजर आया है। आईआईटी दिल्ली 150 से इस साल 123वें नंबर पर पहुंच चुकी है। वहीं आईआईटी मद्रास 227 से चढ़कर 180वें स्थान पर आ गई है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर की रैंकिंग 263 से बढ़कर अब 222 पर आ गई है। यही नहीं, दिल्ली की जेएनयू की रैंकिंग में भी 22 पॉइंट का सुधार देखने को मिला है। टॉप 10 यूनिवर्सिटी में अमेरिका की MIT नंबर 1 है, तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन लिस्ट में नंबर 2 के पायदान पर है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 6 से 3 नंबर पर पहुंच गई है। हाँ जी शगुफ्ता, क्या तैयारी योगा डे की? तैयारियां ही तैयारियां हैं। प्री भी हो गया है, पोस्ट की तैयारी है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक छोटा सा आसन करा ही दिया जाए, है ना? कौन सा? बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते हैं। किसी ने कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं खाया? नहीं, अनुलोम विलोम वैसे हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। बहुतों ने तो लंच भी नहीं किया होगा। हाँ, बहुतों ने लंच भी नहीं किया। चलिए एक नॉस्ट्रिल को वो करेंगे राइट से, इनहेल। ये तो हमारी तैयारी है, लेकिन क्या तैयारी है देश में, अब वो भी देखिए जाके। पूरा देश योगमय हो चुका है। देश के कोने कोने में योग का माहौल बन चुका है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर की हैं। यहाँ सेना की ओर से योग दिवस की तैयारियों के सिलसिले में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, काफी अच्छी संख्या में लोग आए। भारतीय सेना ने काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे किया था। लोकली लोगों ने काफी अच्छा जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। तन मन से लोगों ने योग के अभ्यास किए, योग के अभ्यास को सीखा और जो भी अभ्यास आज करवाए गए सबने अच्छे से बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं सहित तमाम उम्र के लोग पार्क में जुटे और योग की प्रैक्टिस करते नजर आए। योग मतलब आप समझिए कि साइंस है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हैं उतना समझ सकते हैं और इसका कोई एंड नहीं है। ये मतलब आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, आप योग से उसको ठीक कर सकते हैं। असल में योग जो है ईश्वर को प्राप्त करने की एक विधि है। कैसे योग को ईश्वर को प्राप्त करें, ये एक सिस्टम है। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में योग दिवस के सिलसिले में योगासन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठे योग मैराथन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में 4075 स्थान चयनित किए गए हैं। 400 योग पार्कों का चयन किया गया है। 400 से ज्यादा योग ट्रेनरों के माध्यम से और समाज में जो योग के प्रशिक्षक हैं सामाजिक संस्थाओं के, उनके सहयोग से पूरे समाज को जागृत करने का काम किया गया। देश में सिर्फ आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी बड़ी लगन के साथ योग दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करते नजर आए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। देश की राजधानी दिल्ली में भी योग दिवस के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस सिलसिले में यहाँ 3 दिन योग महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं सेहत वो दोस्त है जिसकी अहमियत अक्सर तभी समझ में आती है जब ये आपके पास से गायब हो जाती है, इसीलिए वक्त रहे संभल जाए। भाई, शरीर को मन का आईना कहा जाता है, जिसका हाल जानते रहना चाहिए, तो इसे साफ रखने के लिए कला को सीखना भी जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज, योग वगैरह अपनाने से अच्छी सेहत बनेगी, जो वो फाउंडेशन बनाएगी जिस पर जिंदगी की सारी मंजिलें खड़ी होती हैं। क्या बात है। तो शरीर की हर हरकत को समझिए, उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिए। जितना वक्त आप सोशल मीडिया को देते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा वक्त अपनी सेहत की तरफ दीजिए। वैसे भी 21 जून आ रहा है, योग दिवस है, तो कल चाय पर चर्चा में कुछ और आसन शगुफ्ता आपको सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे और साथ में अच्छी खबरें भी होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।